हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट एक्शन। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। रोहित शर्मा सर और अभिषेक मिश्रा सर, आप दोनों को वेलकम है अपने प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। आज सर हम बात करने जा रहे हैं जनरल फैज़ हमीद के बारे में। फैज़ हमीद को कोर्ट मार्शल जो है उसके अगले मरहले में चार्जशीट किया गया है। उनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं वो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करना, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करना और जो आम अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुंचाना। उसमें एक टॉप सिटी स्कैंडल है, जो एक हाउसिंग स्कीम है, उसको जो उन्होंने उनसे रिश्वत तलब की थी और इस तरह। और उसके साथ साथ में जो अब हम देखते हैं कि इमरान खान का जो जिस तरीके से उनको पावर में लाया गया, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों को उन्होंने मैनिपुलेट किया। उसके साथ में 2017 का जो फैज़ाबाद धरना है, उनके अंदर भी उनका नाम आता है कि वो इसमें भी मुलव्वस थे। 9 मई के वाक़यात के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी जो पीटीआई की तरफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो शुरू की जा रही है और ये बताया यही जा रहा है कि इनको बचाने के लिए वो ये सारा दाव-पेच खेल रहे हैं। तो पहले डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ। आप एक लॉयर हैं, तो आप ये इसको कैसे देखते हैं कोर्ट मार्शल को, और ये इस तरह के जो एक हाई रैंक फौजी ऑफिसर जो है डीजी आईएसआई रहे हैं, वो उनके खिलाफ ये सारा जो कार्रवाई हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर? देखिए, एक लॉयर होने के नाते मेरा पहला जो अंडरस्टैंडिंग है लॉ की, ठीक है ना, जब मैजेस्टी ऑफ लॉ इज दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है ना। लॉ के सामने सब बराबर है। फिर आप प्राइम मिनिस्टर हो, जनरल हो, कर्नल हो, पत्रकार हो, अभिनेता हो या शिक्षक हो या जज हो, आप लॉ से ऊपर नहीं हो। आप सब लॉ के दायरे के अंदर आते हो। तो मैं पाकिस्तान के लिए इसको एक अच्छी शुरुआत मानूंगा। अगर पाकिस्तान इज सीरियस अबाउट इट कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, चाहे क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी हो या सिविल अकाउंटेबिलिटी हो। अगर वो क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी तय कर रहे हैं और उनको लगता है कि फैज हामिद जो है वो इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, तब तो ये होना चाहिए। पर यदि फैज हामिद का प्रोसिक्यूशन इसलिए किया जा रहा है कि वो पीटीआई के समर्थक थे, इमरान खान के समर्थन में उन्होंने जो है इलेक्शन प्रोसेस को स्क्यू करने की कोशिश की, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, तब गलत है ये। क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट आई है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये भी कोई ऑनेस्ट गवर्नमेंट तो नहीं है ना। ये गवर्नमेंट भी उसी तरीके के ही रिजल्ट का नतीजा है। तो पॉइंट है कि किसी एक के ऊपर पीछे पड़ जाना, लॉज का अगर आप इक्वल एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, आप सेलेक्टिव एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो जानते इसका कॉन्सिक्वेंस होगा, ये उल्टा पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली जब जनता रोड पे आती है ना, सीरिया में क्या हुआ था, अरब शुरू हुआ था स्प्रिंग। एक लड़के को टूनिशिया में, वो बेचारा अपना फल वल बेच रहा होगा उस पे ठेले पे, वहां के जो स्टाफ थे आके उसको डंडा मारना शुरू कर दिया। उसने अपने आप को आग लगा ली, ये आग लगाया हुआ और ये वीडियो रोता हुआ कि हमको क्यों मार रहे हो, पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड में गया और वहां पे जो है अरब स्प्रिंग शुरू हो गया। उसको आप कहते हैं जैस्मिन रिवॉल्यूशन और अरब रिवॉल्यूशन डेमोक्रेसी की कॉल। जब ये शुरू हुआ तो असद ने क्या किया पता है? बसर अल असद ने कहा अपने लोगों से कि तुम ध्यान रखो, कोई जरा सा भी अगर इस फेवर में एक चीज भी लिखे, उसको स्टर्नली तुम वो करो ताकि लोग डर जाए। ये जो डर का कारोबार है, उसके थ्रू आप लोगों से लॉयल्टी नहीं खरीद सकते कि लोग आपकी बात मानेंगे क्योंकि वो आपसे डरते हैं। तो उसमें क्या हुआ, एक 14 साल के बच्चे ने एक स्कूल के ऊपर लिख दिया था सीरिया में कि डॉक्टर यू आर नेक्स्ट। चूंकि आपको पता है असर अल बसद जो है वो बेसिकली आई के डॉक्टर है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है वो। तो अब वो बोला कि फिर पुलिस उनको उस बच्चे को पकड़ के लाई। जब लोग पुलिस के बोले कि भाई बच्चे को छोड़ दो, वो तो बच्चा है 14 साल का, पुलिस ने कहा जाओ दूसरे बच्चे पैदा कर लो, बीवी है ना तुम्हारी, इसको भूल जाओ। और फिर ये कहा अपनी बीवी हमारे यहां रख के जाओ। क्या हो गया इसका? आपने कोर्ट चलाए, लोगों को गलत सजाएं दी, लोगों को टॉर्चर करा, लोगों को ये करा। आज
बशर अल असद को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी। जनता की क्रेडिबिलिटी से सरकारें चलती हैं, डंडे से नहीं। तो ये इसने भी तो, फैज हमीद ने भी तो डंडे से चलाने की कोशिश की थी ना। इसने भी तो जो अदलिया है उसको भी, जजों को अपनी मर्जी के फैसले उनसे करवाए, पॉलिटिशियंस को भी वही कंट्रोल कह रहा किया हूं गया। मुजफ्फर भाई, आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट भी इसी का नतीजा है। ये वोट जो है, ये मैंडेट जो है, ये इमरान खान का है, ये सबको पता है। मैं कह रहा हूं इक्वल लगाइए। आई एम नॉट सेइंग कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी जो विचार है इस मुद्दे पे उससे भी सहमत हूं, 100% सहमत हूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि होना चाहिए अकाउंटेबिलिटी, मगर फिर ये सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है। क्योंकि वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे और जो पीएमएलएन को सपोर्ट करे उसका कुछ नहीं होगा, ये ठीक बात नहीं है। जो भी इस तरीके के कार्य करे, क्योंकि लॉ एक समान लगाइए आप, वरना आप पब्लिक का कॉन्फिडेंस खो देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जुडिशरी पब्लिक का कॉन्फिडेंस खो देगी, और जब जुडिशरी पब्लिक का, न्यायपालिका अपना कॉन्फिडेंस खोती है तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है मुजफ्फर भाई कि जनता सड़क पर आती है। और आपने तो अभी 1-1.5 साल पहले ही देखा था जनता जब सड़क पे आई थी। मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन है, इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कितने जजेस हैं, अंदाजन कितने जज? 31 है आज की डेट में, तो आपको पता है कि कौन किस, वहां पर बीजेपी के सपोर्टर कितने हैं जो बीजेपी के लिए जो नरम गोशा रखते हैं, या कांग्रेस के लिए? आपको कभी इस तरह फील हुआ? नहीं। तो हमें तो पाकिस्तानी को ये पता है कि यहाँ पर जितने सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो कौन किसकी साइड के हैं, कौन किसकी साइड के हैं। तो ये फिर कैसा, ये कौन से है? आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंस नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। हमारे यहाँ जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। हमारे यहाँ जुडिशरी की अभी भी थोड़ी क्रेडिबिलिटी अब धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ भी, मैं अब ये यहाँ पे अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं भी एक देख रहा हूँ ट्रेंड आ रहा है। और अभी आपने देखा एक आदमी ने कैसे सुसाइड कर लिया, उससे जो है पैसे मांगे जा रहे थे। तो जो न्याय करने वाला है उसको यदि पैसे की आवाज से, तो मत आओ यार जज, मत बनो जज ना, तुम कुछ और बिजनेस कर लो, कुछ भी कर लो, पैसे कमाने के कई तरीके हैं। पर यदि न्याय सम्मत काम करना चाहते हो और पैसे कमाना चाहते हो तो फिर मत आओ इस बिजनेस में ना, ताकि धंधा पानी करो, बैंगन बेचो, आलू बेचो, बिजनेस कर लो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। देखिए इमरान खान ने अपनी स्पीच के अंदर कई दफा कहा कि मेरे आगे जो जज आएगा वो हमारा हमनवा, वो हमारी मर्जी के फैसले करेगा। और इनको भी ये पता था कि ये जो जज आने वाला है वो अगर वो चीफ जस्टिस बन गया तो सारा खेल खराब हो जाएगा, उसको फिर उनके लिए उसका बंदोबस्त किया गया। तो ये चीजें तो ऐसे, जज को तो कम से कम न्यूट्रल होना चाहिए, किसी की भी साइड नहीं लेनी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत। जी 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 बिल्कुल, तो आपकी बात बजा है। तो आपकी बात हम हमारे देखें 2-3-4 जो पिलर होते हैं, एक जुडिशरी होती है, एक मीडिया होता है, एक पार्लियामेंट है। ये सारा तो देखें, जुडिशरी का भी हमें पता है कि जी जुडिशरी किसकी तरफ है, मीडिया का भी हमें पता चल जाता है ये यार चैनल जो है वो किसकी साइड ले रहा है। ये सारी चीजें फिर कैसे आप इसको जमहूरियत का हुस्न मानते हैं, या ये ऐसे होना चाहिए? देखिए ये जमहूरियत, प्योर जमहूरियत की डेफिनेशन अलग अलग होती है ना। तो जमहूरियत की डेफिनेशन किसी कंट्री में ये है कि डेमोक्रेसी, हम तो उसके हिसाब से चलेंगे। अगर किसी कंट्री में जमहूरियत की डेफिनेशन ही ये है कि हमने सबने एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की सेवा करनी है, गेट नंबर 4 की, तो उसे जमहूरियत बोलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो यू हैव डेमोक्रेसी। तो डी, मैंने कल परसों किसी पूछा कि ये डी चौक का मतलब क्या है, बोले डी चौक मतलब डेमोक्रेसी चौक, लेकिन कभी कभी डिक्टेटरशिप चौक भी कहलाता है। तो वो फर्क है ना, दैट्स द डिफरेंस। देखिए डेमोक्रेसी को मेरे ख्याल से पाकिस्तानी समाज में, या ये जो समाज वो सही समझ नहीं रहा है डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी का और इंस्टीट्यूशंस का होना दो अलग अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि जहां डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे कोर्ट नहीं है, वहां पे पुलिस नहीं है, वहां पे प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, राजा नहीं बन रहे। हर जगह ये चीजें होती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब माजरत के साथ, पाकिस्तानी आज भी कहते हैं कि हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, यहाँ पर डिक्टेटरशिप हो तो ज्यादा बेहतर, पाकिस्तान ज्यादा अच्छे तरीके से चलता है। वो उनको पाकिस्तानी जो है पूरी समाज, पढ़ा लिखा से लेकर, प्रबुद्ध से लेकर के और अबुद्ध तक, पूरा समाज एक अलग ही थियोलॉजी और फ्रीडम के बीच में फंसा हुआ समाज है। वो उसकी किसी भी चीज की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। वो डेमोक्रेसी को इलेक्शन समझता है। डेमोक्रेसी के कई कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट इलेक्शन होता है। इलेक्शन कराने से डेमोक्रेसी नहीं आ जाती।
अगर आपने इलेक्शन करा के ये गवर्नमेंट ला रहे हो कि ये शरिया लॉ लगाएगा, आप इलेक्शन करा करके ये तय करा रहे हो कि खत्म नबूवत के ऊपर सौगंध होगी कि नहीं होगी, इसका डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि आप वोटिंग के थ्रू जो है वो शरिया लॉ ला रहे हो। अरे भाई, पहले तो आप सेपरेट करो रिलीजन को पॉलिटिक्स से। आपका कॉन्स्टिट्यूशन उल्टा करता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिक्स में रिलीजन को और घुसेड़ देता है। वो कहते हैं एक इस्लामिक शरिया काउंसिल है, वो पार्लियामेंट के ऊपर है। पार्लियामेंट यानी आपका ये क्या नाम है, मजलिस समथिंग आप जो कहते हैं, मजलिस शुरा। मजलिस शुरा के ऊपर जी एक इस्लामिक काउंसिल है, वो तय करेगा कि तो भाई पार्लियामेंट सॉवरिन होता है। जो तुमने ब्रिटिश से अपनी ये उठाई हुई है क्या नाम है डॉक्ट्रिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, वहां पे पार्लियामेंट सॉवरिन है। हालांकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट सॉवरिन नहीं है, हमारे यहाँ सॉवरिनिटी डिवाइडेड है। लेकिन आपके यहाँ पे ये जो गफलत का शिकार है लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन से इस्लामिक राज चलाएंगे, अरे ऐसे नहीं हो सकता है भाई। कुरान है, वो सफिशिएंट है उसके लिए। क्या अफगानिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहे वो? लेकिन अगर डेमोक्रेसी चाहिए तो डेमोक्रेसी का पहला मतलब होता है कि आपके यहाँ की, देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपना शिनाख्त बताते हैं इस्लाम है। इस्लाम आपका भगवान से रिश्ता तय करता है, अल्लाह से रिश्ता तय करता है। इस्लाम आपका मुझसे रिश्ता तय नहीं कर सकता। तो इसी का नाम डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी आती ही तब है जब आप अल्लाह की सॉवरिटी से मानवीय सॉवरिटी पे जाते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि सारे राजा और ये जो है वो अल्लाह के फजलो करम से शासन कर रहे हैं, अल्लाह की आशीर्वाद से शासन कर रहे हैं, तो आप फिर डेमोक्रेसी के क्लोज भी नहीं हो। जब ह्यूमन सॉवरिन होते हैं और हर एक ह्यूमन सॉवरिन होता है और उसका जो मापदंड होता है उसका वोट होता है, आप लोगों का वोट चुरा रहे हो मतलब उसकी सॉवरिनिटी चुरा रहे हो। तो पॉइंट यह है कि आपको बहुत डॉक्ट्रिनल इश्यूज हैं। पूरा पाकिस्तान डॉक्ट्रिनली कंफ्यूज्ड है। पूरा का पूरा पाकिस्तान आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार नहीं है। ये अभिषेक मिश्रा की थ्योरी है, लिख लीजिए आप। विजडम और नॉलेज क्राइसिस का शिकार है। बेसिक सी बात नहीं समझ में आ रही है जो 300-400 साल पहले कह के लोगों ने पिंड छुड़ा लिया अपना। जो आपकी समस्या है मुजफ्फर भाई, ये समस्या यूरोप में आज से 300-400 साल पहले आई थी, पर आप समझना ही नहीं चाह रहे हो। आप सबको बता रहे हो कि हम ही शाणे हैं। बता रहे देखो हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, कभी किसी मौलवी को इलेक्शन किया, कभी इसको इलेक्शन किया। अरे भाई, मौलवी के पास ज्यादा ताकत है, वो हार भी गया तो भी पावर में है, नहीं हारा तब भी पावर में है। मौलवी साहब चढ़ बैठ रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज को कॉलर से पकड़ के कह रहे ये जजमेंट लिखो। तुम कैसे हिम्मत हो गई तुमने कह दिया कि एक अहमदिया जो है वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है? उसको इलेक्शन की जरूरत है। यही पावर के लिए तो लोग इलेक्शन में जाते हैं ना, उसको बिना इलेक्शन के पावर है उसके पास। बिल्कुल जी। इलेक्शन आप क्यों करते हैं? पावर। मौलवी साहब को इलेक्शन की जरूरत है पावर होने की? अस्तगफिरुल्लाह। जी बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान में चंद ऐसे हैं तबके जिनके पास पावर है। जी रोह सर, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये जो फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल का जो अब चार्जशीट उनको किया गया। एक चीज कि डेमोक्रेसी होती क्या है। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन इब्राहिम लिंकन ने दी थी अपनी स्पीच में, और बोला था कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अब ये ऑफ द पीपल है क्या गवर्नमेंट? सबसे पहले करते हैं बाय द पीपल है क्या गवर्नमेंट? तो जो लोग वोट डाल के जाते हैं वो तो जीतता ही नहीं। सबसे पावरफुल आपने इमरान खान को की पार्टी के बंद कर दी, इमरान खान के सबसे ज्यादा वो सीट्स आई थी, उसको जेल में डाल दिया। तो बाय द पीपल, जो लोग जिसको वोट कर रहे हैं वो नहीं है। फॉर द पीपल, क्या गवर्नमेंट लोगों के लिए काम कर रही है? नहीं। ठीक है, वो किसी एक शख्स को या एक इंस्टीट्यूशन को खुश करने में लगी है। फिर उसके बाद ऑफ द पीपल, क्या ऑफ द पीपल मतलब लोगों के बीच में से आ रहे हैं लोग जो के जीत रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट बना रहे हैं? कहने के लिए टेक्निकली मींस सीधे सीधे, लेकिन जो लोग गेट नंबर 4 के आसपास घूमते हैं या वहां की धूल को अपने माथे पे लगाते हैं वही जीतते हैं ना, और कौन जीत रहा है? तो ये वो हालत है, और इसे डेमोक्रेसी बोला जाता है।
तो आई एम नॉट श्योर, बट देन डेमोक्रेसी वो होती है जहां पर एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन जाए। डेमोक्रेसी वो होती है जहां पर एक ऑटो चलाने वाला चीफ मिनिस्टर बन जाए। ये जहां पर ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनके पड़ोस की स्टेट है महाराष्ट्र, वहां पर अभी इससे पिछली जो चीफ मिनिस्टर थे, आजकल वो डिप्टी सीएम हैं, ऑटो चलाते थे। आज वो चीफ अच्छा। मिनिस्टर थे, डिप्टी सीएम ऑटो चलाते थे, उनकी फोटोग्राफ्स एक अवेलेबल नाथ है ऑटो शिंदे के जी। साथ। हाँ, एक नाथ शिंदे, वो ऑटो चलाते थे और उनकी उनकी फोटोग्राफ्स अवेलेबल है ऑटो के साथ। मैं आपको और 10 एग्जांपल बता सकता हूँ, और 10 एग्जांपल्स बता सकता हूँ, जो लोग ऐसे छोटी बैकग्राउंड से आए हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं। डेमोक्रेसी वो होती है जहां कोई भी आदमी आपका उठ करके और टॉप लेवल पोस्ट तक पहुंच सके। ऐसा हमने देखा तो नहीं है। हाँ, एर्दोगन मैं एक बता सकता हूँ, टर्की में एर्दोगन सड़कों पे सामान बेचा करते थे, वो प्राइम मिनिस्टर बने। उसे डेमोक्रेसी बोलते हैं, यस। हाँ, तो हालांकि मैं डेमोक्रेसी एर्दोगन के तो, बारे टर्की तो सेक्युलर कंट्री है दादा, इस्लामिक नहीं है। हाँ, मतलब मैं एर्दोगन के बारे में बोल रहा हूँ जिनसे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन वो पाकिस्तान में ऐसा मुझे हालांकि दिख नहीं रहा। हालांकि रैग टू रिचेस के लिए आपको वो डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं है। सद्दाम हुसैन भी पहले एक छोटे से घर का था, तख्ता पलट करके वहां हाँ, पहुंच गई। ईदी वो अमीन अलग चीज है, युगांडा वो में यही नहीं। किया। नो, वो ठीक है, वो सारी बातें मैं मान ली, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीजें होती। पाकिस्तान में शरीफ, तो वो तो बहुत साल से गेट नंबर 4 से ही एसोसिएटेड है, गेट नंबर 4 ही लाया। और जितने प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं सारे के सारे गेट नंबर 4 से ही तो आ रहे हैं, और सबको पता है, तो राइट। इमरान खान भी तो और वहीं मैं, से आया था। इमरान खान भी वहीं से आए थे। मैंने एक 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 बड़ी एस्टोनिशिंग बात बताऊंगा, मैं उस जर्नलिस्ट का नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक बड़े हम्म, सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनसे मैंने पूछा कि इमरान खान का क्या होगा। वो इमरान खान इस समय मैसिवली पॉपुलर दिख रहे हैं पाकिस्तान में, इनका क्या होगा, और क्या क्या अफोर्ड किया जा सकता है, क्या अपराइजिंग हो सकती है इमरान खान के लिए। तो उन्होंने बोला कि रोहित, अब तक का सबसे सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर जो थे ना, जुल्फिकार अली भुट्टो थे। फांसी पे लटका दिया गया, कोई रिवोल्ट नहीं दिखा। तो इमरान खान का भी कुछ भी हो जाएगा, कोई रिवोल्ट दिखने वाला नहीं है। ये असलियत है, असलियत है। इस असलियत, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट। लेकिन वो मैं 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 50 साल या 40 साल पहले की, 1970s की बात है। और मैं आज जो बात कर रहा हूँ, आज सोशल मीडिया के दौर की बात है। हो सकता है जब प्राइजिंग हो भी जाए, अगर इमरान खान को फांसी पे लटकाने की कोशिश की गई नहीं तो नहीं नहीं होगी वैसी कोई अपराइजिंग। हो ना गॉड हो, डिवाइडेड है मुझे नहीं सोसाइटी ना, ये पॉलिटिकली फांसी हो सकती है, पॉलिटिकली फांसी हो सोसाइटी। सकती है इमरान खान को। तो क्यों नहीं हो सकती है भाई? कोई भी चार्ज लगा के फांसी वाला ऑफेंस, जब आपको शैमी करना है, जब कोई एविडेंस की नहीं, विटनेस की नहीं, खाली आपको एक दिखावा करके वो देना सजा, तो आप कुछ भी चार्ज लगा दीजिए, जिसपे आप वो लगा दीजिए ट्रीजन के उनके चार्जेस। पास उनके पास तो बड़े स्ट्रांग एविडेंस है कि उसने 9 मई के वाकयात किए हैं, करवाए अब अरे हैं। आते भाई, हैं, अब आते हैं, रोज अब आर्मी आते हैं, एक अब दादा आते हैं, दादा दादा अब एक आते हैं, अब आते हैं। आर्मी के अगेंस्ट में रिवोल्ट करवा दिया था अमेरिका, ये इमरान खान ने। इस चार्ज पे उनको सजाए मौत नहीं हो सकती? सेडेशन का चार्ज लगा करके, देशद्रोह का चार्ज लगा के यूं हो जाएगी, यूं। हाँ दादा, सॉरी, बोलिए दादा। जी रोहित सर, आप कुछ कहना चाहते अब आते हैं फैज अहमद पर। एक हमारे यहाँ एक बड़े से इनके शहर के थे, बनारस से, गोस्वामी तुलसीदास। और गोस्वामी तुलसीदास ने एक चीज बोली थी, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। समर्थ को नहीं जो कोई दोष। समर्थ, दोष गोसाई, दोष गोसाई मतलब जो आदमी समर्थ होता है ना, समर्थ होता है ना, जो पावरफुल होता है ना, उसको कोई दोष नहीं लगता। हैं? अब जो समर्थ हैं उनको क्या दोष लगना है। फैज अहमद एक टाइम पे समर्थ थे, ठीक है, ही वाज आईएसआई चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल। तो जो काम वो कर रहे थे, वो उस पर कोई दोष लगता नहीं था। वो सारा लीगल काम हो रहा था, सारा प्रो पाकिस्तान काम हो रहा था। ऑन सीट किया था ना, जी। फैज अहमद हट गए, समरथ खत्म, ही इज नो मोर समरथ, और लपेट दिए गए। ठीक है, जिस समय हलब्जा, अफगानिस्तान इराक में एक जगह है जहां पे सद्दाम हुसैन ने केमिकल वेपन्स यूज किए थे लोगों पर,
जिस समय किया उसके भी कई साल बाद तक वो रूल करता रहा आदमी। क्यों? क्योंकि सम्राट था। जिस दिन सम्राट खत्म हुआ उसके कुछ साल में फांसी पे लटका दिया गया अपने ही कंट्री में। तो ये देखिए आप, ये सब कुछ कैसे चल रहा है, ये पूरा गेम है यार, पूरा गेम है। अब आप बोल रहे हो अब इमरान खान सम्राट नहीं है, फांसी पे लटकाए जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब जब वो पावरफुल थे, ऑल पावरफुल थे, किसी की औकात नहीं थी बोलने के उनके सामने। हाँ, अब ये फैज अहमद है, फैज अहमद ने जो कुछ किया था तो उस समय के आर्मी चीफ को पता था हो रहा है, उस समय कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं स्टार्ट हुई? उस समय के गवर्नमेंट को पता था, क्यों नहीं स्टार्ट हुई कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स? आज क्यों स्टार्ट हो रही हैं जब सब कुछ खत्म हो चुका? सारा गेम तो यही है, सारा गेम इसी चीज का है। ये समझने की चीज है आपको कि सारा गेम इसी चीज का है कि जब आदमी बैठा था तब किसी की परमिशन से हो रहा था, आज जिसकी परमिशन से किया था वो भी गायब और जिसने किया था वो भी गायब। अब लपेट दो, खत्म कहानी। अब वो संगत नहीं है, अब दोष लगता है उसको। समझ बिल्कुल गए? सही कहा। तो ये अकेला तो नहीं था ना, फैज अहमद अकेला तो नहीं होगा, पूरा इसका चैन मेरे होगी। दिमाग में एक पॉइंट आ रही जी थी, इससे क्या जी होगा जी। पता है आपको? इवन आर्मी में भी मतलब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मगर आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर फैक्शंस बन जाएंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि फैज अहमद के फेवर में कोई लोग नहीं होंगे। कल को फिर वो आपका ऑर्डर नहीं कैरी आउट करेंगे, उनको पता है कि भाई आज मैं ऑर्डर कर दूं और फिर कोई दूसरा आदमी आएगा वो मुझे सूली पे चढ़ा देगा। आप समझते हैं? इससे जो होगा एनार्की फैल जाएगी कि भाई कल को हमने कुछ किया अगर, तो ये तो हमें ही फंसा देंगे। ये नहीं करना चाहिए, ये इट्स अ गुड थिंग। मगर अगर आप इसको कटिंग अक्रॉस द सोसाइटी नहीं कर रहे हो, क्रॉस सेक्शनली नहीं कर रहे हो, तो ये बैकफायर कर जाएगा। आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर में इन्हीं के लोग, आईएसआई के लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि भाई वो ये करते हैं क्योंकि उनको ये पता है कि गलत या सही वो जो कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद उनके पीछे नहीं पड़ेंगे लोग। इसमें ये भी तो हो सकता है ना, वो गलत काम आइंदा से करें ही ना, वो बोलेंगे जी हमने अब इस तरह का काम वो करना ही देखिए, कोई गलत काम के लिए जो आप चाह रहे हैं उसके लिए आपको आमूल चूल परिवर्तन लाने पड़ेंगे। ये सब आर्मी का रोल ही नहीं है जिसके लिए उनको वो किया जा रहा है। आर्मी का रोल है बॉर्डर की सिक्योरिटी करना, दैट्स इट। यहां शुरू होता है, यहीं खत्म। जब कोई आपके ऊपर ना तो तालिबान बोल रहा है कि हम अटैक करेंगे, ना इंडिया बोल रहा है हम अटैक करेंगे, तो आपका बॉर्डर सेव कीजिए बस। पॉलिटिक्स में क्या काम है आपका? कोई काम नहीं है पॉलिटिक्स में। मगर अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करेंगे तो कोई ना कोई फैज अहमद बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आपका बिजनेस ही ऐसा है। तो भाई अगर आप, मतलब मैं समझ रहा हूं आप जो कह रहे हो वही मेरा भी मानना है, लेकिन ये इट विल क्रिएट अ रिपल इफेक्ट। कल को फिर आपकी सिक्योरिटी एजेंसी के लोग काम नहीं करेंगे, कुछ कहेंगे यार आज तो हम सेफ है, कल पता नहीं चला कौन आ जाए, पॉलिटिकल पार्टी या कौन आ जाए, वो हमें कोई रगड़ देगा, हमारे अगेंस्ट में चार्जशीट हो जाएगी। ये मोराल तोड़ देगा अंदर से। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य तो सब है ना भाई। अगर जज प्रो इमरान खान हो सकता है तो क्या आर्मी मैन प्रो इमरान खान नहीं होगा? मैंने देखा था जब इमरान खान साहब का इलेक्शन हो रहा था, आपके रिटायर्ड ब्रिगेडियर जजेस, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स आकर के इमरान खान के फेवर में बोलते थे। सारे उनकी फैमिलीज भी, उनकी फैमिली सारी की सारी वो पीटीआई की सपोर्टर हैं, उनकी बीवियां, उनकी तो आप बोलिए तो बेटियां। सोचो उनके मोराल पे क्या बीतेगी। ये आप म्यूटिनी की तरफ चले जाएंगे, आप नहीं समझ रहे इसको। म्यूटिनी समझते हैं? विद्रोह, सैन्य विद्रोह। जी रोहित शर्मा सर, आप एंड में कुछ इसको बात करना देखो चाहिए। एक चीज समझो, इन्होंने बोला कि कोई भी आदमी, सब डरेंगे आने में और सब, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक और भी शेर है, तुझसे पहले जो शख्स इस तख्त पे नशी था उसे भी अपने खुदा होने पर उतना ही यकीन था। तो कोई आदमी ये नहीं सोचता, इमरान खान खुद सोच के आया था कि मैं खुदा बन गया 10 साल तो रहूंगा ही, और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग और भी ये सोच रहे थे कि यार इमरान खान 10 साल बैठे तो कोई टेंशन ही नहीं है। काल चक्र पलटते टाइम नहीं लगता, और इसमें सल्तनतें उजड़ी हैं, और वही काल चक्र है, काल के गाल में समा वैसा यही होता है। और इस चीज के लिए आप बोले तो इस चीज के लिए आप डॉक्टर साहब से ज्यादा बात कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हिंदू फिलॉसफी बड़ी अच्छी पढ़ी है। ये बहुत जगह बोला गया कि ये रूल है ना, ये अगर धर्म के हिसाब से नहीं हुआ ना तो फिर उसके बाद आप खत्म हो जाते हैं। तो खत्म हो गए और हो रहे हैं, बहुत सारे हुए, बहुत सारे लोग हो भी रहे हैं, ठीक है, फाइन, हैपेंस। जी डॉक्टर साहब,
कंक्लूडिंग रिमार्क्स। कंक्लूडिंग रिमार्क यही है कि खोलिए बंद दरवाजे अक्लों के, आय हाय हाय, खोलिए बंद दरवाजे अक्लों के और मत बनिए गुलाम अच्छी शक्लों के। वाह 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 वाह। वाह वाह, बस इसी के साथ। चलें, बहुत शुक्रिया आप दोनों दोस्तों का, भाइयों का। आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो ट्रू डेमोक्रेसी हो, यहाँ पर भी सही मानों में भैया जो आपसे है ज्यादा हम चाहते हैं जी अवामी राज हो। लेकिन मैं उसके साथ साथ ये भी चाहता हूँ कि जो फैज़ हमीद जैसे किरदार हैं, जिन्होंने मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया डेमोक्रेसी को, इनका भी अंजाम जो है वो होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। नमस्कार।